नमस्कार साथियों। आज एक और मॉडल टेस्ट पेपर के साथ हम एक और वीडियो लेकर उपस्थित हैं। साथियों, इसके ब्लैंक पेपर को आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आप स्वयं सॉल्व करें और सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। साथियों, आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है और उसके लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। साथियों, एग्जाम होने के पश्चात आपके क्वेश्चन पेपर का आंसर की जो है ऑथेंटिक बुक से इस यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। साथ ही एक टेंटेटिव कट ऑफ भी इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जारी की जाएगी। तो साथियों, इस चैनल से लगातार आप बने रहें और इसी बात पे आप सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू एंड आज हम शुरू करते हैं अगेन मॉडल पेपर एक और। एक्सरे डिफ्रैक्शन विधि से डीएनए का व्यास होता है एक कुंडल का, मतलब डीएनए के एक कुंडल का व्यास एक्स रे डिफ्रैक्शन विधि से क्या होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि डीएनए जो होता है वो कुंडलित एक संरचना होती है। तो उसके अंदर दोनों इस तरह से एक कुंडल होता है और इस कुंडल का जो व्यास होता है इसके अंदर हम देखते हैं बेस पेयर्स रहते हैं। इस तरह से नाइट्रोजन बेस पेयर 10 रहते हैं और इसका अगर मैक्सिमम व्यास जो है इसका अगर हम ध्यान बात करें तो यह जो व्यास होता है उसकी जो होती है वो होती है 20 एंगस्ट्रम इसकी चौड़ाई होती है। साथियों, अगला प्रश्न अगर हम देखें, साथियों इसके अंदर ये कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि ये एक्स-रे डिफ्रैक्शन क्या चीज है। साथियों, एक्स-रे डिफ्रैक्शन जो है वो मेथड है जिससे डीएनए की कुंडलित संरचना का पता लगाया गया था और इसको करने वाले वाटसन, क्रिक, फ्रैंकलिन थे जिन्होंने ये चीज पता लगाया था। वाटसन, क्रिक और फ्रैंकलिन और विल्किंसन जिनने ये चीज पता लगाई थी। तो इसका आंसर होगा 20 एंगस्ट्रम। प्रश्न की चर्चा करें तो पल्मोनरी आर्टरी का उद्भव होता है बाएं नीले से, दाएं नीले से, दायां अलेंद और बायां अलेंद। तो इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए ये हर्ट है। हर्ट को हम 4 कोष्ठों के अंदर बांट सकते हैं, राइट साइड और ये लेफ्ट साइड है। ऊपर वाला भाग अलिंद होता है और नीचे वाला निलय होता है जिसे हम ऑरिकल और वेंट्रिकल्स कहते हैं। साथियों, जो लेफ्ट साइड जो होती है उसके अंदर शुद्ध रक्त बहता है और शुद्ध रक्त यह निकल कर वेना केवा से निकलता है और ये शुद्ध रक्त निकलकर पूरे शरीर के अंदर चला जाता है। शरीर के हर भाग के अंदर जाता है और शरीर के हर भाग से जाता है और शरीर के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त को सप्लाई करता है। अगला अगर हम इस तरफ देखें राइट साइड के अंदर, तो राइट साइड के अंदर जो है पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी के अंदर अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि राइट साइड में अशुद्ध रक्त बहता है और ये अशुद्ध रक्त जो है वह जाता है फेफड़ों के अंदर। इस तरीके से हम देख सकते हैं फेफड़ों के अंदर चला जाता है, फेफड़ों में जाता है। यहाँ से फेफड़ों के अंदर जो जाता है वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा और पल्मोनरी आर्टरी से जो है अशुद्ध रक्त जाता है। फिर फेफड़ों से शुद्ध रक्त निकलकर वापस जो हम देखते हैं वो लेफ्ट साइड के ऑरिकल में चला जाता है और ये जो ले जाने वाली धमनी होती है उसे पल्मोनरी वेन कहते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि शरीर से जो शुद्ध रक्त होता है वो वापस जो है चूंकि शरीर में पहले शुद्ध रक्त जाता है वहां से डीऑक्सीजनेट होकर वापस आता है तो ये वापस इसके अंदर चला जाता है राइट साइड ऑफ द एट्रियम। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ प्रश्न में ये पूछा है कि पल्मोनरी आर्टरी का उद्भव कहाँ से होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी का उद्भव हम देख सकते हैं दाएं नीलन से उद्भव होता है, ठीक है। और पल्मोनरी वेन का कहाँ से उद्भव हो रहा है तो वो फुफ्फुस से हो रहा है और वो लेफ्ट एट्रियम में जाके मिलती है, अर्थात बाएं आलन में जाके मिलती है और उद्भव जो होता है उसका फुफ्फुस से हो रहा है। तो यहाँ हम देखते हैं आंसर क्या होगा, दाएं नीलन। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज के लिए वाटसन और क्रिक को कब नोबेल पुरस्कार मिला। तो वाटसन और क्रिक ने इसकी खोज जो करी थी वो तो करी थी 1953 में, लेकिन जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो सन 1962 में मिला था। जीन शब्द किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, बैटसन, जैनसन, मेंडल, ह्यूगो डुबिस या ह्यूगो डुबिस के द्वारा। तो ये इसका आंसर होगा जैनसन जिन्होंने जीन शब्द दिया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं निम्न में से उत्परिवर्तन कारक अर्थात म्यूटेजन कौन सा है, नाइट्रोसम, फाइब्रोयूरेसिल, प्रोफ्लेविन और प्रोक्सेविन। साथियों, उपरोक्त सभी ये सभी प्रकार जो है वो केमिकल म्यूटेजन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ये सभी केमिकल म्यूटेजन की कैटेगरी में आते हैं, फाइब्रोयूरेसिल, प्रोफ्लेविन और नाइट्रोसम। निम्न में से दो वलय वाला नाइट्रोजन क्षारक है। ऑप्शन देखें साइटोसिन, थायमिन, ग्वानिन और यूरेसिल।
तो साथियों इस प्रश्न को दो तरीके से भी अपन देख सकते हैं। अपन अच्छे से जानते हैं कि दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्यूरिन और दूसरा होता है pyrimidine। ये दो तरह के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। प्यूरिन के जो एग्जाम्पल होते हैं वो एडेनिन और ग्वानिन, और pyrimidine के होते हैं साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल तीनों ऑप्शन में, तो बचा कौन सा जो कि प्यूरिन है, वो है ग्वानिन। और चूंकि प्यूरिन जो होते हैं वो द्विवलयी होते हैं, अर्थात अगर उनके एरोमेटिक यौगिकों की बात करें तो इस तरह से द्विवलयी होते हैं, जबकि जो pyrimidine होता है वो इस तरह से होता है, एक नाइट्रोजन पाया जाता है बीच में और इस तरह से इनके विलय पाए जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लें। एडेनिन, ग्वानिन तो होते हैं प्यूरिन, और साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल pyrimidine होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर होगा ग्वानिन। आरएनए से प्रोटीन निर्माण की क्रिया कहलाती है अमीनो अम्ल जनन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और रेप्लिकेशन। साथियों आरएनए से जो है प्रोटीन निर्माण की क्रिया जो होती है वो ट्रांसलेशन कहलाती है। अमीनो जनन अपने आप में कोई प्रकार की क्रिया नहीं है। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो क्या है ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि जब डीएनए जो होता है उससे आरएनए का निर्माण जो होता है ये क्या ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि आरएनए से जो है प्रोटीन का निर्माण होना ये क्या ट्रांसलेशन है, जबकि डीएनए से डीएनए का ही निर्माण होना तो ये क्या रेप्लिकेशन कहलाती है। निम्न में से सही जोड़ा है रेनिन, कैसीन, एमाइलेज प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसके अंदर जो सही जोड़ा है वो रेनिन, क्योंकि रेनिन एंजाइम की प्रेजेंट में कैसीन जो कि मिल्क प्रोटीन होती है उसका डाइजेशन होता है, मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होता है, ये जो है एबोमेसम से भी शुरू हो जाता है, जबकि एमाइलेज जो होता है वो कि स्टार्च पे एक्ट करता है, प्रोटीन पे कार्य नहीं करता। इसी तरह से लाइपेज जो होता है वो फैट पर एक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट पे कार्य नहीं करता है, इसलिए इसका आंसर होगा रेनिन कैसिन। अगला प्रश्न हम देखें, टोकोफेरोल विटामिन है, तो टोकोफेरोल जो विटामिन है उसके ऑप्शन देखें, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। तो साथियों जो टोकोफेरोल होता है वो विटामिन ई होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सर्वाधिक संख्या में कौन सी डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। तो सर्वाधिक संख्या में जो डब्ल्यूबीसी के ऑप्शन देखें, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक संख्या में जो पाई जाती है वह है न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल जो है हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाती है, क्योंकि यह जो है बैक्टीरिया पर अटैक करती है और उन्हें खत्म कर देती है। हृदय में लब की आवाज, हृदय की धड़कन पैदा होती है निम्न कपाट के बंद होने से। साथियों हृदय के अंदर जो कपाट होते हैं उनके दिया गया है अर्धचंद्राकार कपाट, द्विवलनी कपाट, त्रिवलनी कपाट और उपरोक्त बी व सी, अर्थात उपरोक्त बी और सी। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो हृदय होता है उसके अंदर दो प्रकार की साउंड आती है, एक तो आती है लब और एक आती है डब। लब डब लब डब लब डब इस तरह से साउंड होती है। साथ ही जो लब आवाज आती है वो क्या होता है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले हृदय की संरचना देखी थी, तो हृदय के अंदर लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड और राइट साइड यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में कुछ कपाट पाए जाते हैं और इधर भी कपाट पाए जाते हैं। तो राइट साइड के अंदर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं उनको हम त्रिवलनी कपाट कहते हैं, और जबकि राइट साइड में जो पाए जाते हैं उसे हम द्विवलनी कपाट या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो इनके जब बंद होने से जो आवाज आती है वो होती है लब। लेकिन जब यहाँ पे वेंट्रिकल से आर्टरीज के अंदर मतलब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड जाता है और इधर वेना केवा के अंदर जब ब्लड जाता है तो यहाँ पर सेमिन्यूलर वॉल्व होते हैं। इन सेमिन्यूलर वॉल्व्स के बंद होने के कारण डब की आवाज आती है। इस तरह से ये जो वॉल्व की बंद होने की आवाज होती है, इसलिए यहाँ आंसर होगा द उपरोक्त बी व सी। अगला प्रश्न है, ट्रोकेंटर फोसा निम्न में से किस अस्थि की विशेषता है? तो ट्रोकेंटर फोसा जो होता है वो फीमर के अंदर पाया जाता है, ये फीमर की एक विशेषता है ट्रोकेंटर फोसा मिलना। किस सहायक लैंगिक ग्रंथि के स्त्राव में फ्रक्टोज व साइट्रिक अम्ल पाया जाता है? सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्रंथि, उपरोक्त सभी, प्रोस्टेट ग्लैंड, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर आंसर होगा सेमिनल वेसिकल, जिसके अंदर फ्रक्टोज और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। फ्रक्टोज जो होता है वो स्पर्म होता है उसको
कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, अर्थात ये एनर्जी या ग्लूकोज देने का काम करता है। लैमनेस, लंगड़ापन निम्न में से किस बीमारी का लक्षण है? ब्लैक वाटर, एफएमडी, एपिमेरल फेयर, उपरोक्त सभी। तो साथियों इन सभी बीमारियों के अंदर हम देखते हैं लंगड़ापन हो जाता है, क्योंकि एफएमडी के अंदर हम देखते हैं खुरों में सूजन आ जाती है, बीक्यू के अंदर हम देखते हैं कि पुट्ठे सड़ जाते हैं, एपिमेरल फेयर 3 डेज सिकनेस कहलाती है। इसके अंदर क्या होता है कि जानवर चल नहीं पाता है, बैठ जाता है, पैरों के अंदर लंगड़ापन आ जाता है। निम्न में से एफएमडी रोग की पश्च रोग व्याधियां हैं। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं हाफना, बालों की लंबाई में वृद्धि होना, गर्भपात होना और उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी एफएमडी रोग की सिक्वली कहलाती है। साथियों इसके लिए एक शब्द काम मिला जाता है सिक्वली। तो ये सभी एफएमडी रोग की सिक्वली कहलाती है, जिनके अंदर जानवर हाफने लग जाता है बहुत बार, और अधिक ठंड और अधिक गर्मी वह सह नहीं पाता। अधिक गर्मी के अंदर वह बहुत ज्यादा हाफने लग जाता है। इस तरह से उसके अंदर गर्भपात भी होता है जानवरों के अंदर, और बालों की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं। हाइपर ट्राइकोसिस कहते हैं, जो कि बालों की लंबाई में वृद्धि कहलाती है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं 3 डे फीवर कहलाता है। 3 डे फीवर ऑप्शन देखिए गॉटपॉक्स, स्वाइन इन्फ्लुएंजा, एपिमेरल फीवर और बीएमसी बोवाइन मैलिग्नेंट कटार। तो इसका आंसर होगा एपिमेरल फीवर, जिसे 3 डे फीवर कहता है, क्योंकि ज़्यादातर यह जो फीवर चलता है वो 3 दिन बाद जानवर ऑटोमेटिक अपना आप ठीक हो जाता है। निम्न में से किस बीमारी के इलाज में सुरामिन दवा उपयोगी है? बेबीसियोसिस, सिस्टोसोमियोसिस, ट्रिपनोसोमियोसिस और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो बेबीसियोसिस के जो इलाज के अंदर जो मुख्य रूप से जो दवाई काम में ली जाती है, वो हम जो काम में लेते हैं वो है बेरेनिल, इसके इलाज में उपयोगी। इसी तरह से सिस्टोसोमियोसिस के इलाज के अंदर जो मेन ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वो रहती है टार्टर एमेटिक, या इसे सोडियम एंटीमनी टार्ट्रेट भी कह सकते हैं, जो कि मेनली सिस्टो सोमियोसिस के अंदर उपयोगी होते हैं, तो जिसमें सिस्टोसोमा नेजलिस का इलाज के लिए उपयोगी है। इस तरह से ट्रिपनोसोमियोसिस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वह है सुरामिन दवाई या ट्राइकिन का उपयोग, प्रोसाल्ट का उपयोग किया जाता है। इसलिए आंसर होगा सर बार्बर्स पोलवर्म कहलाता है। तो बार्बर्स पोलवर्म जो होता है वो हम हिमोंकस को कहते हैं। आगे हम देखें सामान्यतः मिल्क फीवर रोग होता है। सामान्यतः मिल्क फीवर रोग होता है ब्याने के 2 माह बाद में, 2 सप्ताह बाद में, 2 दिन में, और कभी भी हो सकता है, मौसम पर निर्भर करता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ब्याने के 2 दिन बाद में। हाँ ये जरूर है कि यह सर्दियों के मौसम में ज़्यादा होता है, लेकिन वो आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये साल भर भी मिल सकता है, कभी भी हो सकता है, मौसम पर निर्भर करता है। लेकिन इसका आंसर होगा ब्याने के 2 दिन में, क्योंकि 100% यही सही है, मौसम पर इतना भी निर्भर नहीं करता। पोस्टमार्टम प्रोलैप्स ऑफ वेजाइना निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्वाधिक उपयोगी है? तो ऑप्शन देखिए ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन एंड जीएनआरएच। तो पोस्टमार्टम प्रोलैप्स यानी ऐसा प्रोलैप्स जिसके अंदर हम देखें कि वेजाइना का आफ्टर पोस्टमार्टम, आफ्टर मतलब एक बार उनकी डिलीवरी हो चुकी है और उसके पश्चात वेजाइना जो है वो बाहर निकल जाएगी, अर्थात उसका प्रोलैप्स हो चुका है। तो ऐसे वक्त के अंदर कौन सा जो है उपयोगी रहेगा? तो साथियों हमने प्री पार्टम प्रोलैप्स की भी बात करी थी। प्री पार्टम प्रोलैप्स जो होता है उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जब कमी होती है, उसके कारण क्या होता है कि बहुत बार बाहर निकल जाता है, बहुत बार यूट्रस और वेजाइना बाहर निकल जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम प्रोलैप्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो है कोई सा भी हार्मोन उपयोगी काम नहीं करता है। उसके अंदर मेनली अगर हम बात करें तो ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन, ये कोई भी हार्मोन काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्री पार्टम अगर प्रोलैप्स की बात करें तो उसके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चढ़ा दिया जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम प्रोलैप्स के अंदर कोई भी हार्मोन उपयोगी नहीं है। ऐसे वक्त के अंदर अगर ऐसा हार्मोन की बात करें जो हार्मोन सारे हार्मोन की वृद्धि को प्रमोट करे, तो इसके अंदर जो आंसर हो सकता है वो आंसर होगा जीएनआरएच। साथियों ये प्रश्न मैंने बहुत बार देखा है और लिखा हुआ आता है, और इसमें बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अंदर हम प्रोजेस्टेरोन ही आंसर लगाते हैं और बहुत सारी बुक्स के अंदर भी प्रोजेस्टेरोन ही आंसर लिखा हुआ रहता है। इसलिए ये ध्यान देने योग्य हमेशा बात है कि प्री पार्टम अगर प्रोलैप्स पूछा जाए तो आंसर प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल सही है।
लेकिन पोस्टपार्टम पोलैप्स अगर पूछा जाए तो प्रोजेस्टेरोन आंसर ठीक नहीं है। अगर उसके अंदर ऑप्शन में अगर कैल्शियम दिया हुआ रहे या मिनरल मिक्सचर दिया हुआ रहे तो वो ज़्यादा आंसर सही होंगे। और फिर भी अगर हार्मोन की बात चर्चा की जाए तो जीएनआरएच हार्मोन सही होगा, क्योंकि यह ओवरऑल सभी हार्मोन के अंदर वृद्धि करने को प्रेरित करता है। ये सारे हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि ये मास्टर हार्मोन है तो ये सभी को प्रभावित करता है। तो इसलिए इस तरह के प्रश्नों का थोड़ा ध्यान रखें। प्री पार्टम के अंदर हमेशा ध्यान रखें कि प्रोजेस्टेरोन ही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखिए, फैरोइंग निम्न में से किसके प्रसव को कहते हैं? कैटल, बफेलो, गोट एंड पिग। तो इसका आंसर होगा पिग। पिग के जो प्रसव है उसे हम फैरोइंग कहते हैं। अगला हम देखें, निम्न में से कौन सी बीमारी नर जनन तंत्र से संबंधित है? ऑप्शन देखिए, बायोमेट्रा, हाइड्रोएम्नियन, फिमोसिस और मैसरेशन। तो साथियों, जो है फिमोसिस और पैराफिमोसिस नर जनन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं, जिसके अंदर पेनिस का वापस रिट्रैक्शन नहीं हो पाता या एक बार बाहर निकल जाता है तो वापस आ जाता है। फिमोसिस और पैराफिमोसिस ये दो बीमारियां हैं। जबकि मैसरेशन, हाइड्रोएम्नियन, बायोमेट्रा ये सभी गर्भाशय से संबंधित बीमारियां हैं। अगला हम प्रश्न देखें, घोड़ी का गर्भकाल है 340 दिन, 310 दिन, 410 दिन और 365 दिन। तो इसका आंसर होगा, घोड़ी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 340 दिन। अगला प्रश्न हम देखते हैं, खोखले अंग जैसे आंत, गर्भाशय इत्यादि की सिलाई में काम लिए जाने वाले सूचर यानी टाके का प्रकार कौन सा है? तो साथियों, इसके ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन के अंदर देखें, एक तो कुशिंग सूचर, एक कॉर्नेल सूचर, एक लैम्बर्ट सूचर और उपरोक्त सभी। तो साथियों, हमने पहले भी एक बार चर्चा करी हुई है। इसी तरह से जो खोखले अंग होते हैं जैसे रूमन या आंत या गर्भाशय इत्यादि के जो इलाज के लिए, इत्यादि के इलाज करने के बाद, सर्जरी करने के बाद जो उनको बांधने का काम किया जाता है तो उसके ना इन्वर्टेड प्रकार के सूचर लगाया जाता है। अर्थात या तो चमड़ी को इस तरीके से बांधा जा सकता है, मान लीजिए कट लग जाए कोई, तो या तो चमड़ी को ऐसे बांधा जा सकता है या चमड़ी को हम इस तरीके से बांध सकते हैं कि उसको इस तरीके से बांधा जाए। अर्थात उसका मुंह, जैसे ये खोखला अंग है तो या तो टाके यहाँ लगाया जाए या इस तरह से उसके अंदर की तरफ टाके लगाए जाए। जैसे मान लीजिए खोखले अंग को इस तरीके से बंद किया जाता है तो या तो उसको आउटसाइड बंद किया जा सकता है या इनसाइड में बंद किया जाता है। जब इनसाइड में बंद किया जाता है, जनरली खोखले अंगों में इस तरीके से ही बंद किया जाता है। तो इस तरह के जो सूचर लगाने होते हैं उनमें लैम्बर्ट, कुशिन, कोलर सभी प्रकार के सूचर काम आते हैं जो कि इन्वर्टेड होते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि नाइट्रेट विषाक्तता में, अगला प्रश्न हम देखते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक नहीं है। तो साथियों, ऐसे प्रश्न जो कि नहीं है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक की अगर हम बात करें तो ऑप्शन देखें, पेनिसिलिन, फ्लूरोक्विनोल, एम्फिसिलिन और उपरोक्त सभी। तो साथियों, ये सभी जो दवाइयाँ हैं ये जो है बैक्टीरियोस्टेटिक नहीं है। ये सभी दवाइयाँ जो है बैक्टीरियोसिडाल का काम करती है। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि बैक्टीरियोस्टेटिक जो मेडिसिन होती है उनके अंदर हम देखें तो क्लोराम्फेनिकोल, क्लिंडामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, सल्फामेथोक्सोजोल, मेनली टेट्रासाइक्लिन या ट्राइमेथोक्सोम ये उपयोगी। जबकि बैक्टीरियोसिडाल में देखें सिफ्लोस्पोरिन, फ्लोरोकिनोज, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ग्रुप इसमें पूरा ही आ गया, वैंकोमाइसिन इत्यादि, ये सभी जो होती है ये सभी बैक्टीरियोसिडल का काम करती है। तो ये ऑप्शन इसके अंदर हम देखते हैं। आगे हम देखते हैं तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से लूप डायूरेटिक औषधि है। लूप डायूरेटिक, डायूरेटिक औषधि, डायूरेटिक क्या करते हैं? मूत्र की मात्रा को बढ़ाते हैं। और ऑप्शन देखिए, स्पाइरोलैक्टोन, फ्रूसेमाइड, मैनिटोल और अमोनियम क्लोराइड। साथियों, जो लूप डायरेटिक का एग्जांपल है वो फेमस एग्जांपल है, जैसे हम रोजमर्रा के अंदर जो जिस डायरेटिक का हम उपयोग में लेते हैं वो लूप डायरेटिक ही कहलाता है, वो है फ्यूसेमाइड। निम्न में से ऑक्सीटॉक्सिक औषधि है। तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सीटोसिन, पीजीएफ2 अल्फा, एर्गोमेट्रिन, प्रोक्सोलिन। साथियों, ऑक्सीटॉक्सिक वो कहते हैं जो कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाते हैं। और गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाने वाले निम्न में से कौन है? तो ये सभी गर्भाशय के संकुचन को बढ़ाते हैं, गर्भाशय के संकुचन को प्रेरित करते हैं, अर्थात गर्भाशय को खाली करने में सहायता प्रदान करते हैं। निम्न में से सेलाइन परगेटिव है। सेलाइन का अर्थ है नमक वाले या लवणीय, परगेटिव है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, द्रव पैराफिन, अरंडी का तेल और उपरोक्त सभी।
तो इसके अंदर जो आंसर होगा वो होगा मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि यह जो होता है ये लवण है और यह परगेशन का कार्य करता है अर्थात दस्त का कार्य करता है। बाकी जो है वो तेल है या ऑयल है, तो इस तरीके से ये सैलाइन नहीं कहलाते। अगला प्रश्न हम देखें, निम्न में से एंटी फंगल औषधि है। निम्न में से एंटी फंगल औषधि और ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन है इरिथ्रोमाइसिन, दूसरा क्रीसियोफुलविन, तीसरा एक्टिनोमाइसिन और चौथा उपरोक्त सभी। तो साथियों इनमें से इरिथ्रोमाइसिन और एक्टिनोमाइसिन जो है ये दोनों तो एंटीबायोटिक्स होती है, जबकि क्रीसियोफुलविन जो है वो एंटीफंगल औषधि कहलाती है। पीरिडॉक्सिन है विटामिन B6, विटामिन B1, विटामिन ए और विटामिन B2। तो साथियों पीरियोडॉक्सिन जो उपनाम है वो विटामिन B6 का, इसे हम पीरियोडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन ए को हम रेटिनॉल या रेटिनोइक एसिड इस तरीके से नाम है, जबकि विटामिन बी का हम जो है थायमिन के नाम से जानते हैं, थायमिन। और इस तरह से विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं। आगे देखें, निम्न में से यूरिनरी एंटीसेप्टिक है नाइट्रोफिरेंटिओन, नेलिडिक्सिक अम्ल, हेक्सामिन और प्रोक्सबिन। साथियों यूरिनरी एंटीसेप्टिक जो होता है वो यूरिनरी एंटीबायोटिक का कार्य करता है, और इनके अंदर हम ऑप्शन देखें तो नाइट्रोफिरेंटिक, नेलिडिक्सिक एसिड और हेक्सामिन ये तीनों ही हैं जो यूरिनरी एंटीसेप्टिक का कार्य करते हैं। अगला हम देखें, निम्न में से किस बीमारी का लक्षण गर्भपात होना नहीं है। ऑप्शन देखें तो इसमें लिखा हुआ है नहीं है, किसमें गर्भपात नहीं होता, किसमें गर्भपात नहीं होता। तो लेप्टोस्पायरोसिस, विब्रियोसिस, ट्राइकोमोनियोसिस और कोई नहीं। तो साथियों इन तीनों बीमारी के अंदर गर्भपात होता है और कोई नहीं, इसलिए इसका आंसर होगा क्योंकि इनके अंदर सभी में गर्भपात होता है। आत्मघाती थैली निम्न में से कौन सा कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइपोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों लाइपोसोम और लाइसोसोम में कंफ्यूज ना हो, आत्मघाती थैली जो है वो लाइसोसोम कहलाता है। निम्न में से कोशिका का शक्ति ग्रह कहलाता है। कोशिका का शक्ति ग्रह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो कोशिका का शक्ति ग्रह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। लाइसोसोम हम जानते हैं आत्मघाती थैली होती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन की क्रियाएं होती है जिसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र इत्यादि माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। अगला हम देखें, ग्लाइकोलाइसिस तो कोशिका द्रव्य में होता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल इत्यादि चलते हैं। बकरी में गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला प्रश्न हमने देखा, तो ऑप्शन देखें 54, 58, 60 और 62। साथियों गुणसूत्र से संबंधित क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा वो बकरी में 60 पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि बकरी, गाय, याक में समान गुणसूत्र पाए जाते हैं, और 62 जो क्रोमोसोम आप जानते ही हैं गधे के अंदर मिलेंगे, तो शीप के अंदर 54 मिलेंगे। निम्न में से कौन सा हार्मोन दुग्ध निर्माण एवं स्त्रवण में उपयोगी है। तो ऑप्शन अगर हम देखें ऑक्सीटोसिन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन और उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये जो हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन और जीएच ये दुग्ध निर्माण में बहुत उपयोगी है। इस तरह से ऑक्सीटोसिन है ये दुग्ध के स्त्रवण में भी उपयोगी है। निम्न में से कौन सी कोशिकाओं में संकुचन से दूध का स्त्रवण होता है। ऑप्शन अगर हम देखें तो पहला ग्लैंड सिस्टर्न, दूसरा ऑप्शन देखें मायोएपिथेलियल, तीसरा इंटरलोबर डक्ट और चौथा इन सभी कोशिकाओं का समेकित प्रयास होता है। तो साथियों जो मुख्य जो कोशिका है जिसके अंदर संकुचन से दूध स्त्रवण होता है, संकुचन का जो कार्य होता है वो जनरली मस्कुलर सेल्स करती है अर्थात मसल से संबंधित है। तो ये जो होती है वो मायो एपिथेलियल कोशिकाएं होती है उनके संकुचन से होता है। इसके अंदर कंफ्यूज ना हो कि समेकित प्रयास है, जो ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है वही आंसर होगा। इंटरलोबुलर डक्ट और ग्लैंड सेंटर सिस्टम से केवल मिल्क जो है ये नलिकाएं होती है जिससे दूध पास होता है, लेकिन जो मायो एपिथेलियल सेल्स होता है जो कि हर एल्वोलाई के चारों तरफ पाई जाती है, इससे दूध जो होता है वो एल्वोलाई के अंदर निर्माण होता है और उनसे डक्ट्स निकलती है। तो हर एल्वोलाई के चारों तरफ जो होता है वो मायो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है और उनके अंदर कंप्रेशन होता है जिससे दूध बाहर निकलता है और वो डक्ट्स में इकट्ठा होता है, फिर वो आगे जाता है अलग ग्लैंड सिस्टम में आता है, फिर लास्ट में जाके वो टीट्स में आता है। टीट के अंदर इस तरह से ग्लैंड सिस्टम पाई जाती है।
अगला हम देखें निम्न में से कंसंट्रेट नहीं है। दाल चूरी, ब्लड मील, मक्की का दाना, उपरोक्त सभी। तो साथियों अगर आप ऑप्शन देखें दाल चूरा ने, अगर हम ऑप्शन अच्छे से देखें कि दाल चूरी, मक्की का दाना, ब्लड मील, उपरोक्त सभी, तो ये सभी कंसंट्रेट हैं। दाल चूरी भी कंसंट्रेट है, ब्लड मील भी कंसंट्रेट है, मक्की का दाना ये भी कंसंट्रेट है। तो या तो ये ऑप्शन के अंदर नहीं गलत है, इसलिए उपरोक्त में से निम्न में से कंसंट्रेट है, तो ये सभी जो है वो एक प्रकार के कंसंट्रेट है। क्योंकि मक्की का दाना, ब्लड मील, दाल चूरी, इन सभी से जो है हमको जो है इन सभी से कंसंट्रेट मिलता है, क्योंकि इनसे प्रोटीन भी की मात्रा अधिक होती है, 18% से ज़्यादा होती है। निम्न में से रक्त में सामान्यतः कैल्शियम की सांद्रता होती है 9 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml, 12 से 50 मिलीग्राम पर 100 ml, 0.9 से 1.2 मिलीग्राम पर 100 ml और कोई नहीं। तो साथियों इसका आंसर जो होगा 9 से 12 मिलीग्राम पर 100 ml कैल्शियम की मात्रा होती है। ऊन में निम्न में से कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? साथियों वुल के अंदर कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा सल्फर। एस सिंबल से उसको प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि जो ऊन होता है उसके अंदर जो मुख्यतः जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं वो कि सल्फर युक्त होते हैं, जैसे मेथिओनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, ये सभी सल्फर युक्त अमीनो अम्ल। निम्न में से कौन सा तत्व दांतों के कैल्शियम फास्फेट से क्रिया करके एनेमल को मजबूत बनाता है? तो इसका आंसर होगा फ्लोरीन। क्योंकि हम देखते हैं फ्लोराइड जब कैल्शियम फास्फेट से क्रिया करता है तो एनिमल बहुत सख्त बन जाता है और बहुत मजबूत बनता है, इसलिए फ्लोरीन युक्त टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। निम्न में से विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है? व्हाइट मसल डिजीज, स्टिफ लैम्प डिजीज, एक्जीक्यूटिव डायस्टेसिस, उपरोक्त सभी। तो विटामिन ई की कमी से जो है ये सभी प्रकार के रोग होते हैं। स्टिफ लैम्प डिजीज, एक्जीक्यूटिव डायस्टेसिस, ये सभी विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं जो कि सेलेनियम के साथ एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का राजस्थान से उद्भव नहीं हुआ? नागौरी, राठी और थारपारकर, इन तीनों का राजस्थान से उद्भव हुआ है, जबकि देवनी जो है वो मुख्यतः आंध्र प्रदेश की नस्ल है। आगे हम देखें जर्सी गाय के दूध का फैट परसेंटेज सामान्यतया पाया जाता है 5.5%, 7.5%, 3.5% और 3%। साथियों इसका आंसर होगा 5.5% जो है जर्सी गाय का दूध का फैट परसेंट पाया जाता है, जबकि हम देखते हैं 3% जो होता है लगभग होलिस्टिक फ्रीशियन का रहता है। नीलगिरी की पहाड़ियों पर उपलब्ध भैंस की नस्ल है? जेरांगी, भंडा, टोडा, सेनलपुरी। तो इसका आंसर होगा टोडा, नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाने वाली है। नवजात बच्चों को जन्म से 2 सप्ताह तक प्रतिदिन कितना दूध देना चाहिए? 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, वजन का 10वां हिस्सा, वजन का 20वां हिस्सा। तो सर तो नवजात बच्चे के लिए जन्म के 2 सप्ताह तक जो है हम देखते हैं जो दूध दिया जाता है वो वजन का 10वां हिस्सा दिया जाता है। उसके पश्चात जब वो एक बार काफ स्टार्टर उसमें शुरू कर दिया जाता है तो उसके पश्चात उसके वजन का 20वां हिस्सा उनको दिया जाता है। कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये पाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश का झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस है। आंध्र प्रदेश के मध्य प्रदेश के अंदर झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट, जहाँ से इस कड़कनाथ मुर्गी का उद्भव हुआ है, जो कि इसका मांस काला मासी कहते हैं इसे, कि इसका मांस काले रंग का होता है और अफ्रोडियासिक होता है। तो साथियों ये हमने एक मॉडल पेपर की चर्चा करी और आप इस मॉडल पेपर को सॉल्व करें। होप मैं ये आशा करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आए एग्जाम में और आप सभी मेरिट में आए। थैंक यू वेरी मच।